Now today we are going to discuss about the biosynthesis of thyroid hormone. इससे पहले हम लोगों ने पहले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बायोसिंथेसिस कैसे होता है थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड्स में। यानी कि बायोसिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, जैसे कि जो थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन हैं, कौन कौन से हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड्स में फॉर्म होते हैं। तो T3 हार्मोन, T4 हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। Thyrocalcitonin. These three hormones which are formed in the thyroid glands. यही तीनों हॉर्मोन्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड्स में फॉर्म होते हैं। यही तीनों हार्मोन कैसे फॉर्म होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, यही हम लोग को पढ़ना है और इसी को कहते हैं बायोसिंथेसिस। यानी कि बायोसिंथेसिस का मतलब कि बायो का मतलब लिविंग हो गया। हम लोग अभी सांस ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन है सभी लिविंग है, फंक्शनल है, सब काम कर रहा है। तो उसके अंदर जो चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है, जो चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है वो जो है ये सभी हार्मोन जो है वो कैसे फॉर्म होता है, यही हम लोग देखेंगे। तो T3 और T4 हार्मोन क्या है, इसका फुल फॉर्म है। T3 हो गया ट्राइआइडोथायरोक्सिन, ट्राइआइडोथायरोक्सिन, ठीक है। T4 हार्मोन का हो गया टेट्राआइडोथायरोक्सिन, ठीक है। T3 मतलब तीन है, ट्राइआइडोथायरोक्सिन, और T4 टेट्राआइडोथायरोक्सिन। यही हम लोग पढ़ेंगे कि ट्राइआइडोथायरोक्सिन कैसे बनता है, टेट्राआइडोथायरोक्सिन कैसे बनता है। इसमें ये एक और भी है हार्मोन जो थायरोकैल्सिटोनिन है, लेकिन जो मेनली यहाँ पे बनने वाले हार्मोन है वो है T3 एंड T4। थायरोकैल्सिटोनिन जो है जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, थायरो मीन्स थायराइड ग्लैंड में बनने वाले, कैल्सिटोनिन यानी कि कैल्शियम को रेगुलेट करने वाले। यदि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारा बोन फ्रैक्चर जल्दी हो सकता है, बहुत सारे बोन रिलेटेड डिजीज हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम आयन का जो लेवल मेंटेन रहता है ड्यू टू दिस थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके बारे में था। तो मेनली हमें जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम लोग T3 और T4 हार्मोन के बारे में कैसा होता है। थोड़ा सा और चीज़ें जान लो, चूँकि इम्पोर्टेंट चीज़ है, जानना ज़रूरी है। एमिनो एसिड्स के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। बैकबोन ऑफ प्रोटीन है एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड जब मिलते हैं तब जा करके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो एमिनो एसिड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो एमिनो एसिड जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक इसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है। तो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होता है, लेकिन रिसेंट कुछ बुक्स हैं जिसके अनुसार 2 अमीनो एसिड्स और इंक्रीज हो गए हैं, 22 अमीनो एसिड्स टोटल हो गए हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है। तो those amino acid which is taken from outside our body is called essential amino acid। यानी वैसा अमीनो एसिड जो कि हम अपने बॉडी के बाहर से, यानी कि फूड के माध्यम से, डाइट के माध्यम से हम जो लेते हैं, ऐसे अमीनो एसिड कहलाता है क्या, इसेंशियल अमीनो एसिड। अब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है कि विच इज दोज अमीनो एसिड विच इज प्रेजेंट ऑलरेडी इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में खुद ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसे हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अमीनो एसिड को कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो दो तरह के अमीनो एसिड हो गए, एक इसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल मतलब बाहर से जो हम अमीनो एसिड लेंगे वो इसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। उसके बाद जैसे ये हार्मोन्स जो है ये बनेगा हमारे थायराइड ग्लैंड्स में, आप लोगों के सबके थायराइड ग्लैंड्स में बनता है, सिर्फ हमारे नहीं। थायराइड ग्लैंड्स में जब बनेगा तो इसको बनने के लिए कुछ चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ना। जैसे कि खाना बनाने के लिए सब्जी चाहिए होता है, चावल चाहिए होता है,
तो वैसे ही वो हमारा रॉ मटेरियल है, तभी जा करके फूड प्रिपेयर होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब ये हार्मोन बनेगा तो इसके लिए भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो जो बेसिक रॉ मटेरियल है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है वो क्या है इसको बनने के लिए, तो इम्पोर्टेंट जो रॉ मटेरियल है इसके लिए वो है टायरोसिन एंड आयोडीन। इसका जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है जिससे कि ये तैयार होगा T3 T4 हार्मोन, क्या है? टायरोसिन एंड आयोडीन। एंड दिस बोथ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर थायराइड ग्लैंड्स ऑफ थायराइड एसिनस। हम लोगों ने पिछले क्लास में स्ट्रक्चर देखा था, जहाँ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि थायराइड एसिनस कंटेन्स ल्यूमेन, लूमेन्स फिल्ड विद कोलोइड्स एंड इन कोलोइड्स दिस ये प्रेजेंट था। कोलोइड्स के अंदर और भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट थे, एंजाइम्स प्रेजेंट थे, पेप्टाइडेज थे, कैल्शियम आयन, ये सभी चीजें था जो कि हमें अभी जरूरत पड़ेगा इसे बनाने के लिए, तो सबको संभाल के रखना है, ठीक है। तो टायरोसिन एंड आयोडीन इज द रॉ मटेरियल ऑफ द T3 एंड T4 हार्मोन, जब इसे बनाएंगे तब। तो आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? जब हम फूड लेते हैं, बैलेंस जो हम डाइट लेते हैं, फूड लेते हैं, वहां से हमें आयोडीन मिलता है। और जो हम आयोडीन खाते हैं, खाने के जो भी फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो डिफरेंट हार्मोन, डिफरेंट एंजाइम्स के प्रेजेंस में वो क्या होता है? मेटाबोलाइज्ड होता है। तो हम जब बैलेंस डाइट में हम जब आयोडीन को लेते हैं तो ये आयोडीन हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज्ड होता है TSH के द्वारा। किसके द्वारा? TSH के द्वारा, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। तो ये डाइट के साथ हमारी आयोडीन जो है हमारी बॉडी में जाता है, और ये आयोडीन जो है मेटाबॉलिकली जो एक्टिव होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ TSH, यानी कि वो आयोडीन हमारी बॉडी में जाकर TSH के प्रेजेंस में क्या होता है? फ्री आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ इट कन्वर्ट इनटू फ्री आयोडीन? सी हियर। तो ये है आयोडीन जो हमारी बॉडी में आया, और ये TSH के प्रेजेंस में, थोड़ा नीचे ठीक है, ये TSH के प्रेजेंस में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ये जो है इस तरीके से फ्री आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, फ्री आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। दिस फ्री आयोडीन आर प्रेजेंट इन स्टोर्ड इन कोलोइड्स, स्टोर्ड इन ल्यूमेन ऑफ थायराइड ग्लैंड, या थायराइड ग्लैंड क्या बोलो? थायराइड एसिनस ही बोलो, एसिनस में होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे बॉडी में डाइट के फॉर्म में क्या आया? इस तरह का आयोडीन आया। अब ऐसा आयोडीन TSH के प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया फ्री आयोडीन में। अब हमें ये जो फ्री आयोडीन कन्वर्ट हो गया और जाके स्टोर कहाँ पे होगा? ल्यूमेन में। किसके ल्यूमेन में? थायराइड एसिनस के ल्यूमेन में। थायराइड एसिनस क्या है? यूनिट है थायराइड ग्लैंड का, इसी से मिलकर थायराइड ग्लैंड बना होता है। तो अब हमें ये जो आयोडीन हमें मिला, इसी आयोडीन का हम यूज करेंगे क्या बनाने के लिए? T3 एंड T4 हार्मोन को बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं T3 और T4 हार्मोन, ठीक है। और इस दौरान जो T3 और T4 हार्मोन बनेगा तो क्या कौन सा एंजाइम का हमें ज़रूरत होगा? हम वही उसी कोलोइड से कुछ जो हमें ज़रूरत होगा उसको निकालेंगे, जो हमें ज़रूरत होगा नहीं होगा उसको वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल समझ आ गया, टायरोसिन और आयोडीन है इसका। तो हमें ये चीज अभी जरूरत पड़ेगा, इसको हम कोलोइड के अंदर से निकालेंगे और T3 और T4 हार्मोन को बनाएंगे, ठीक है। तो टायरोसिन प्रेजेंट होता है कोलोइड्स के अंदर, आयोडीन भी प्रेजेंट होता है कोलोइड्स के अंदर। अभी बताएं कि आयोडीन जो फ्री हो गया वो भी कहाँ चला गया? कोलोइड्स में चला गया। अब टायरोसिन और आयोडीन मिलेगा, क्या होगा? दोस्ती करेगा टायरोसिन और आयोडीन। उसके बाद टायरोसिन और आयोडीन जब मिलेगा तो बनाएगा मोनोआइडोटायरोसिन। मोनोआइडोटायरोसिन। देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की हेल्प से देखेंगे कैसे क्या चीजें बनती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है टायरोसिन, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। यहाँ पे OH लगा हुआ है, CH2 CF COOH NH, ठीक है। ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है। इसके साथ कंबाइन होगा क्या, H2, सॉरी H2 कहते हैं, I2, H2 लिखने के यहाँ पे ना I2, ठीक है। I2 टायरोसिन के साथ आयोडीन कंबाइन होगा और ये आयोडीन जा करके इसके यहाँ थर्ड पोजीशन पे अटैच होगा, तो ये कन्वर्ट होगा मोनो आइडो टायरोसिन में। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैम उधर नहीं, इसके नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इस तरीके से बनाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा क्योंकि फिर इसको हम जोड़ेंगे। और ये जो आयोडीन है वो आकर के जुड़ जाएगा कहाँ पे, ये डिफरेंट कलर से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आई यहाँ पे आके थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनाया एक आयोडीन, यहाँ एक आयोडीन टायरोसिन में अटैच हुआ है, तो इस यानी कि इसको बोलेंगे मोनो आइडो टायरोसिन। क्या बोलेंगे, मोनो आइडो टायरोसिन। तो मोनो आइडो टायरोसिन कैसे बना ये समझ आया। टायरोसिन का स्ट्रक्चर ये होता है, टायरोसिन ये है और आयोडीन जो है उसके साथ कंबाइन किया और आयोडीन आकर के टायरोसिन का जो ये बेंजीन रिंग है उसके थर्ड पोजीशन पे आकर के ये यहाँ पर लग गया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मोनो आइडो टायरोसिन में। तो इसी तरीके से बनेगा डाई आइडो टायरोसिन, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा डाई आइडो टायरोसिन। तो इसको मिटाते हैं, नहीं आप लोग नोट कर लीजिए फिर इसको आगे मिटाएंगे। ये था मोनो आइडो टायरोसिन, ये हमने बना लिया क्योंकि T3 T4 बनाने के लिए हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, मोनो आइडो टायरोसिन चाहिए। हम सिर्फ टायरोसिन या अकेले आयोडीन को करके कुछ भी नहीं कर सकते, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी T3 T4 हार्मोन ऐसे नहीं बन सकता। तो T3 T4 हार्मोन बनने के लिए मोनो आइडो टायरोसिन का जरूरत है हमें। तो मोनो आइडो टायरोसिन हमने बना लिया। अब जो है डाई आइडो टायरोसिन बना रहे हैं, ठीक है। डाई आइडो टायरोसिन बना रहे हैं, ध्यान देना इसी में कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे चेंजेस क्या होगा डाई आइडो टायरोसिन के लिए कि यहाँ पे 2I2 यानी कि 2 आयोडीन यहाँ पे ऐड होगा, 2I2 2 आयोडीन ऐड होगा। तो टायरोसिन तो ऑलरेडी है, हमने 1 आयोडीन की जगह पे यहाँ पे 2 मोल ऑफ आयोडीन ऐड करेंगे और 2 मोल ऑफ आयोडीन जब ऐड करेंगे तो एक यहाँ पे 3 पे आयोडीन ऐड होगा और दूसरा जो ऐड होगा वो 5 पे आयोडीन ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 मोल ऑफ आयोडीन ऐड हुआ तो क्या हो गया, डाई आइडो टायरोसिन। अब मोनो की जगह क्या हो गया, डाई आइडो टायरोसिन। तो बिल्कुल सिंपल है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स वाली केमिस्ट्री नहीं है। अगर जिंदगी की केमिस्ट्री समझ आते हो तो ये कौन सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मोनो, ध्यान रखना मोनो आइडो टायरोसिन हमने बना लिया है, सब्जी बना लिया, चावल बनाएंगे, उसके बाद थाली में परोसेंगे फिर खाएंगे। तो यहाँ पे मोनो आइडो टायरोसिन बना लिया है हमने, ये डाई आइडो टायरोसिन हमने बना लिया है। अब क्या करेंगे कि चावल सब्जी मिक्स करेंगे तभी तो खाओगे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मोनो आइडो टायरोसिन और डाई आइडो टायरोसिन दे आर कपलिंग टुगेदर, यानी कि ये दोनों कंबाइन होंगे। अच्छा, ये सभी जो चीजें हो रही है ये प्रेजेंस किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, TSH और पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, TSH और पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। इससे पहले भी हम जो मोनो आइडो टायरोसिन बनाया है वो TSH और पेरोक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। TSH और पेरोक्सीडेज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट था, कोलॉइड्स में, ये भी था कोलॉइड्स में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखने की चीज है।
आइडोटायरोसिन बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे T3 हार्मोन, यानी कि वन मोनोआइडोटायरोसिन couples with diiodotyrosine, 1 mole of diiodotyrosine and then form the T3 हार्मोन, यानी कि ट्राइआइडोथायरोक्सिन या फिर 3,5,5 ट्राइआइडोथायरोनिन। ठीक है, तो हम लोग अब इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो मोनोआइडोटायरोसिन सबको याद है कैसा था, तो हम इसे मिटाते हैं और फिर जो है आगे बनाएंगे। ये है मोनोआइडोटायरोसिन। ठीक है, ये है मोनोआइडोटायरोसिन। ठीक है, अब इसके साथ जोड़ेंगे किसको, डाइआइडोटायरोसिन को। ठीक है, डाइआइडोटायरोसिन, यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ पे एक आयोडीन जुड़ा हुआ है टायरोसिन के साथ, मोनोआइडोटायरोसिन और डाइआइडोटायरोसिन। तो दिस 2 tyrosine, diiodotyrosine and monoiodotyrosine couples with one another, and during this coupling the enzyme which is required is protease enzyme, peptidase enzyme and calcium ion। और भी बहुत सारे एंजाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इसके कपलिंग में। ठीक है, तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो है ये दोनों कंबाइन होकर के बनाएगा। कैसे कंबाइन होगा तो चलिए देखते हैं। तो ये वाले को हम, ये इतने वाले स्ट्रक्चर को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, कभी भूलोगे नहीं। ये OH है, यहाँ पे आयोडीन है, इतने वाले स्ट्रक्चर को हमने एज इट इज रखा। जब ये दोनों कंबाइन होगा तो एक यहाँ पे कंपाउंड निकलेगा जिसको बोलेंगे एलेनिन। एलेनिन भी कहा था, कोलॉइड्स के अंदर प्रेजेंट था। तो यहाँ से एक एलेनिन कंपाउंड निकलेगा। वो कैसे निकलेगा एलेनिन कंपाउंड, कि जब हम ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ का जो H है वो आ करके इसमें कंबाइन हो जाएगा और यहाँ से एक कंपोनेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ पे CH2 CH COH है, NH2 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहाँ CH3 लिख सकते हैं। CH3 CH COOH NH2, ये कंपाउंड यहाँ से बाहर होगा और इसी कंपाउंड को कहते हैं एलेनिन। जैसे यहाँ पे टायरोसिन बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, वैसे ही हम बताएंगे जो अभी लिखेंगे CH3 CH COH NH2, इसको बोलेंगे एलेनिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों को कंबाइन करेंगे। अब यहाँ से हट गया, बच गया क्या, O, तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, O। ठीक है, और उसके बाद का स्ट्रक्चर एज इट इज लिख देंगे। क्या केमिस्ट्री कोई हार्ड है? आवाज नहीं आ रहा है। अभी हंसो ना तो केमिस्ट्री अभी हार्ड बना देंगे, जिंदगी की केमिस्ट्री हार्ड बना देंगे, बता देंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो हमें मिला, ये मिला T3 का, यानी कि ट्राइआइडोथायरोक्सिन। ठीक है, या इसी को 3,5,5 ट्राइआइडोथायरोनिन। ठीक है, इसी को 3,5,5 ट्राइआइडोथायरोनिन भी कहते हैं। तो इस तरीके से T3 हार्मोन का हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड में इसका फॉर्मेशन होता है जब 1 मोल ऑफ मोनोआइडोटायरोसिन और 1 मोल ऑफ डाइआइडोटायरोसिन कपल्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस एंजाइम्स लाइक प्रोटीएजेज एंजाइम, पेप्टाइडेज एंजाइम, कैल्शियम आयन TC। ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ ट्राइआइडोथायरोक्सिन या फिर 3,5,5 ट्राइआइडोथायरोनिन।
थायरोनिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 यहाँ पे आयोडीन ऐड हुए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, इसको नोट कीजिए। तो हम लोगों ने देख लिया कि T3 हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, T3 हार्मोन कैसे सिंथेसाइज हो रहा है। अब हम लोग T4 हार्मोन देखेंगे। तो T4 हार्मोन जब हम देखेंगे तो इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर भूल भी जाना कि कैसे होता है तो यहाँ पे आप लोग को याद आ जाएगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो T4 हार्मोन जो बनेगा तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ डाइआयोडोटायरोसिन कपलिंग टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ डाइआयोडीन टायरोसिन जो है वो कंबाइन होगा और यही बनाएगा T4 हार्मोन यानी कि टेट्राआइडोथायरोक्सिन। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो तो है ही डाइआयोडोटायरोसिन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे आयोडीन ऐड कर रहे हैं और इसको भी बना रहे हैं डाइआयोडोटायरोसिन। तो 2 डाइआयोडोटायरोसिन हो गया, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो अब ये दोनों डाइआयोडोटायरोसिन कंबाइन हुआ तो क्या बनाएगा, यहाँ पे भी एक आयोडीन ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, ये 4 आयोडीन हो गया यानी कि टेट्राआइडोटायरोसिन थायरोक्सिन, सॉरी टेट्राआइडोथायरोक्सिन। यदि इसको केमिस्ट्री के फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3,5 टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। ठीक है, तो these are the compound which is formed from the diiodo 2 mole of diiodotyrosin, यानी कि 2 मोल ऑफ डाइआयोडोटायरोसिन जब कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस एंजाइम लाइक प्रोटीएजेज एंजाइम, पेप्टाइडेज एंजाइम, कैल्शियम आयंस etc। ठीक है, देन इट फॉर्म द T4 स्ट्रक्चर, T4 हार्मोन टेट्राआइडोथायरोक्सिन और 3,5 टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना एंड इस तरीके से ये हार्मोन T4 हार्मोन का सिंथेसाइज हुआ। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड में T4 हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर बन चुका है। ठीक है, कोई है जिसके थायराइड ग्लैंड में ये हार्मोन नहीं बना हो तो वो डिजीज पर्सन है, तो कृपया अभी ही डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, तो हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर बन चुका है, सबकी थायराइड ग्लैंड में बन चुका है। ट्राई कर लो बन गया है कि नहीं बन गया। ठीक है, तो बन चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, यदि हाइपो सिक्रीशन होगा तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। हाइपर सिक्रीशन का मतलब हुआ कि यदि ज्यादा सिक्रीट हुआ, ये हार्मोन हमारी बॉडी में बन चुका है, बैलेंस्ड वे में यदि है तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। ठीक है, यदि हमारे बॉडी में ये हाइपोसिक्रीशन होता है यानी कि थायराइड ग्लैंड का ज्यादा, थायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होता है तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। यदि ये कम सिक्रीट करता है देन हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, और यदि कम है तो क्या डिजीज हो सकता है, और यदि ज्यादा है तो क्या डिजीज हो सकता है। क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस हार्मोन का ज्यादा होने पे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। एक और चीज यहाँ पे जो बताए थे कि एलेनिन निकलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कंबाइन हुआ, एक कंपाउंड निकलेगा जिसका नाम है एलेनिन। तो यहाँ पे एलेनिन निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो ये वाला जो पूरा था ये और एक हाइड्रोजन यहाँ का जो ऐड हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपाउंड निकलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग, यहाँ से नोट कर लीजिए CH3CHNH2COOH। ठीक है, ये कंपाउंड कहलाता है एलेनिन। ये कंपाउंड क्या कहता है, एलेनिन। इसी तरीके से जब हम लोग T3 देखे थे तो उसमें भी हमें जो कंपाउंड मिला था उसके साथ में ये ऐड कर लेना है। ये कंपाउंड रिलीज होगा ही होगा जब ये T3 या T4 हार्मोन सिंथेसाइज होगा, इसको कहते हैं एलेनिन। ठीक है, चलो उसको मिटा दें। हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन क्या होता है और कैसे होता है, यानी कि हमारी बॉडी में यदि थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया तो इससे हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है।
तो सबसे पहले कि जब हमारी बॉडी में ये हार्मोन ज़्यादा होगा, यानी कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा, तो हमारा जो हार्ट बीट रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। हार्ट बीट रेट जो है ऐसे सिंबल देंगे, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हार्ट बीट रेट तेज हो जाएगा। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है रिस्पायरेशन रेट ज्यादा हो जाएगा। रिस्पायरेशन रेट ज्यादा हो जाएगा। स्वेट रेट ज्यादा हो जाएगा। नर्व एक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो हमारी बॉडी पे यदि थायराइड हार्मोन बढ़ गया, ठीक है, तो ये सभी इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा कि अचानक से हार्ट बीट का तेज हो जाना, अचानक से सांस जल्दी जल्दी लेना, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, जब हार्ट बीट रेट तेज हो रहा है, यानी कि ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन चल रहा होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन चल रहा होगा तो ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए होगा, और ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए होगा, इसके लिए रिस्पिरेशन ज़्यादा चाहिए लेंगे हम लोग, तो जल्दी जल्दी हम लोग जो है सांस लेना स्टार्ट कर देंगे। और जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो हमें क्या होगा कि हमारा जो स्वेट ग्लैंड्स है वो और ज़्यादा फास्टर रेट से जो है वो पसीना बहना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे इतने सारे चीजें जब इतने हाई रेट में होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो एकदम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। फिर नर्व इम्पल्स, जो नर्व एक्शन है, उसी के द्वारा हमें सिग्नल मिलता है ब्रेन तक। जब हार्ट बीट तेज होगा तो हमें सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है कि नहीं, जो है हार्ट बीट तेज हो रहा है तो इसके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ब्लड फिल्ट्रेशन हो रहा है उसके लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो हमारे ब्रेन तक जो चीज़ें पहुँचाने का काम करता है वो नर्व एक्शन के थ्रू पहुँचता है, नर्व इम्पल्स के थ्रू पहुँचता है। तो जब जैसे ही ये सभी चीज़ें ज़्यादा होगा तो ये और फास्टर रेट से काम करेगा, जल्दी 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 इन्फॉर्मेशन ये लेकर के जाएगा, ताकि उसी अकॉर्डिंग जो है हमारी बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग जो है सभी चीज़ें बढ़ जाए, ठीक है। जब हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, जब हमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा रेट से होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगा तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जब ये थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है, ये सभी चीज़ें बढ़ जाती है हमारे बॉडी के अंदर। हार्ट बीट तेज हो जाना, ब्लड सर्कुलेशन का तेज हो जाना, रिस्पिरेशन का रेट हाई हो जाना, स्वेट रेट का हाई हो जाना, नर्व एक्शन का हाई हो जाना। और जब इतनी चीज हाई होगा तो हमारे बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हाई होगा, ठीक है। तो BMR का नाम सुना होगा, BMR का नाम सुना होगा। दिस इज नॉट इंडिकेटेड बीमार। BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR इज नॉट अ बीमार, इट इज अ बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी कि जो हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कब? जब थायराइड हार्मोन ज्यादा होगा, तब हाइपर सिक्रीशन होगा तब, ठीक है। तो ये हाइपर सिक्रीशन टर्म, हाइपो सिक्रीशन टर्म, ये सब याद रखना है कि क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया या कम हो गया या ऐसे, ठीक है। तो हाइपर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन करके आएगा, इसीलिए इस टर्म को आपको ध्यान में रखना है। अब यदि थायराइड हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा, तो आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसको क्या करेंगे कि जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए थोड़ा सा मेहनत कम हो गया कि ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, तो खुशी की बात है, बहुत ज्यादा नहीं, लड्डू फूट रहे होंगे। तो यदि हाइपोसिक्रीशन हो गया तो क्या हो जाएगा कि ये सभी कम हो जाएगा। इसको नोट कर लो, फिर हम बताते हैं कि हाइपोसिक्रीशन होगा तो क्या इफेक्ट हमारी बॉडी में होगा। तो अब हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा ये हम लोग देखेंगे कि हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन हम लोग देख लिए हैं, और हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। तो हाइपोसिक्रीशन में यानी कि जब थायराइड हार्मोन जो है वो कम होगा तो क्या होगा। थायराइड हार्मोन यदि हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, जो कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो मेंटेन होने के लिए हमारी बॉडी में चाहिए, उससे भी कम हो जाएगा तो हमारी
हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होगा। तो उस समय हार्ट बीट रेट जो है वो जो है कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, हमारी बॉडी में कम फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे नर्व एक्शन वहाँ तक पहुँचेगा। थोड़े थोड़े हम रिस्पायरेशन लेंगे, धीरे धीरे सांसें लेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे सांसें लेंगे तो पसीने का जो बहाव का रेट है वो भी कम रहेगा, नर्व एक्शन स्लो हो जाएगा, BMR रेट भी स्लो हो जाएगा, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी स्लो हो जाएगा। तो हाइपोसिक्रीशन यानी कि जब थायराइड हार्मोन कम होगा, कम सिक्रीट होगा, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो कम मात्रा में कम हो जाएगा। ये ऑल द थिंग्स आर लेस, ठीक है। तो ये हाइपोसिक्रीशन का इफेक्ट है थायराइड हार्मोन। जब हाइपोसिक्रीशन होता है तब जाकर के ये सभी चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि थायराइड हार्मोन का क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या है। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स बोले तो अगर डिजीज के फॉर्म में बोले तो ये क्या होता है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग फिजियोलॉजी थोड़ा देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो इतना नोट करना है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन की। फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन क्या क्या है। तो जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका फिजियोलॉजी, मतलब थायराइड हार्मोन जो हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजी में क्या क्या हेल्प करता है, तो सबसे पहला चीज कि ये हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। हाँ बताओ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, ठीक है। दूसरा कैलोरी जेनेसिस में हेल्प करता है, कैलोरी जेनेसिस में हेल्प करता है। तीसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड में हेल्प करता है। वाटर एंड आयंस के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। तो ये जो हमारी बॉडी में ये सभी फिजियोलॉजी कंडीशन है, मेटामॉर्फोसिस हमारे में नहीं होता है, ठीक है। सभी एक एक करके बता रहे हैं कि ग्रोथ जो थायराइड हार्मोन है हमारे फिजियोलॉजी में क्या कैसे कैसे ये रेगुलेट करता है, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये रेगुलेट करेगा, ठीक है। कैसे रेगुलेट करेगा, यदि ये हाइपरसिक्रीशन हो गया यानी कि ज्यादा हो गया तो इससे ग्रेव्स डिजीज हो जाएगा, यानी कि जो पर्सन है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जियांट की तरह दिखने लगेगा, भयानक टाइप, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा होने का ये एक डिजीज होता है जिसको ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, ये हो जाता है। यदि ये हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हुआ तो इसके कारण जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें क्रिटिनिज्म डिजीज हो जाता है। कौन सा डिजीज आता है, क्रिटिनिज्म डिजीज हो जाता है। और जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं उसमें मिक्सोडीमा नाम का डिजीज हो जाता है हाइपोसिक्रीशन के कारण, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में अगर हाइपोसिक्रीशन हुआ या हाइपरसिक्रीशन हुआ तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। दूसरा कैलोरी जेनेसिस, यानी कि कैलोरी जेनेसिस का मतलब हुआ कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में, कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, स्पेशली BMR बोल दो, टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज इन कांस्टेंट वे। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी में कांस्टेंट में रहे, उसको मेंटेन करने का काम कैलोरी जेनेसिस एक प्रोसेस है करता है, ठीक है, जिसमें कि BMR को मेंटेन रखता है ताकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। उसके बाद तीसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, यानी कि फूड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, वाटर एंड आयंस के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो होता है मेटामॉर्फोसिस, जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 2 की क्लास में भी मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे देखा था कि थायराइड हार्मोन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ लार्वा टू एडल्ट स्टेज ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। तो दिस थायराइड हार्मोन इज वेरी इसेंशियल इन सम लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जैसे कि एम्फीबिया में देखेंगे हम लोग, फ्रॉग में, कि लार्वा जो होता है लार्वा से एडल्ट बनता है। तो ये जो लार्वा से एडल्ट बनता है इस दौरान थायराइड हार्मोन का जरूरत होता है। यदि थायराइड हार्मोन ना हो यानी कि डीथायराइडिज्म हो जाए
किसी लार्वा में जो कि लार्वा से एडल्ट बन रहा है और ऐसे लार्वा में डी थायरॉइडिज्म हो जाए यानी कि थायराइड हार्मोन ना हो, तो ऐसे कंडीशन में जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। तो जो वो ऑर्गेनिज्म है वो काफी लंबे समय तक लार्वल स्टेज में ही होगा। ठीक है, काफी लंबे समय तक कहाँ होगा? लार्वल स्टेज में ही होगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से जो मेटामॉर्फोसिस होने के लिए थायराइड हार्मोन का सख्त जरूरत है। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब एक और छोटा सा चीज जो जानना जरूरी है, जैसे कि जो TSH हम लोग देख रहे थे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ से स्टिमुलेट होता है? तो इसको जो है हमारे हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से TRF नाम का एक फैक्टर जनरेट होता है। या शॉर्ट करके यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से बता देते हैं। एक TRF होता है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। किससे? हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होता है TRF। ठीक है, अब सर्कल करती है तो आप लोग इस सर्कल मत कर दो। TRF जो है वो रिलीज होता है, याद आ गया होगा? हाँ, TRF हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये जो TRF है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थायरोट्रॉप सेल को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? थायरोट्रॉप सेल ऑफ पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। जब थायरोट्रॉप सेल ऑफ पिट्यूटरी एक्टिवेट होता है तो यही रिलीज करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जब TSH रिलीज होगा, ठीक है, तो अब जब TSH रिलीज होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ TSH मोनोटायरोसिन डायटायरोसिन बनेगा, रिलीज होगा। और ये TRF जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी में एक सेल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको थायरोट्रॉप सेल बोलते हैं। और ये जो थायरोट्रॉप सेल होगा ये एक्टिवेट होगा एंड आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ थायरोट्रॉप सेल्स TSH इज रिलीज, थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर या हार्मोन। ठीक है, TSH जो है वो रिलीज होगा और ये जो TSH है यही बनाने में हेल्प करता है मोनोटायरोसिन, डायटायरोसिन और यही सब कंबाइन होकर T3 T4 हार्मोन बनाता है, जैसा कि हम लोगों ने बायोसिंथेसिस में देखा। तो जब ये हमारी बॉडी में एक नॉर्मल वे में जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना बन चुका है, लेकिन इससे ज्यादा अगर सीक्रेट होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा। ये क्या करेगा? TRF को नेगेटिव फीडबैक देगा। क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक देगा कि नहीं बेटा हमारा जो काम है ना वो हो गया है, अब तुम ज्यादा सीक्रेट ना करो क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो ये नेगेटिव फीडबैक दे दिया। लेकिन यदि यहाँ पे कम सीक्रेट हो रहा है और हमारी बॉडी को और ज्यादा थायराइड हार्मोन चाहिए तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक देगा, यानी कि TRF पॉजिटिव फीडबैक देगा, यानी कि यहाँ से ये इसको एक्टिवेट करेगा और ये जो है और ज्यादा सीक्रेट होगा जब तक कि हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार थायराइड हार्मोन नहीं बन जाता। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्लिनिकल एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे। क्लिनिक पे 2-4 लाइन करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें कुछ डिजीज के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिजीज होता है। जैसे कि हाइपर सिक्रीशन हम लोग देखते कि ज्यादा सिक्रीशन के कारण क्या होता है। तो जब ज्यादा सिक्रीशन होगा तो एक्सोथैल्मिक डिजीज होगा, जिसको जो कि एक ग्वाइटर का एक मतलब ग्वाइटर का ही दूसरे में टर्म में कहते हैं, दूसरा प्रकार ग्वाइटर हुआ जो एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं। और ऐसा जो डिजीज होता है उसको ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। तो ऐसा डिजीज अगर किसी ऑर्गेनिज्म में होता है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो भयानक सा दिखने लगेगा। मतलब समझ रहे हो ना, भयानक सा, बहुत ज्यादा लंबा दिखने लगेगा, बहुत ज्यादा लंबा दिखने लगेगा। ठीक है, और वो जायंट लाइक दिखने लगेगा। तो ऐसा जो डिजीज होगा वो ग्रेव्स डिजीज कहलाता है। और ऐसा डिजीज हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन के कारण होता है, यानी कि थायराइड हार्मोन जब ज्यादा सिक्रीट होता है तब ये होता है। ठीक है, दूसरा हाइपोसिक्रीशन के कारण क्या होता है? तो हाइपोसिक्रीशन यानी कम हार्मोन रिलीज होगा तो बच्चों में, छोटे बच्चों में जो है क्रिटिनिज्म डिजीज हो जाएगा। जो ओल्ड एज के पीपल है उसमें मिक्सोडीमा नाम का डिजीज हो जाएगा। और इसमें एक ग्वाइटर होता है, जैसे कि हाइपोसिक्रीशन हम लोग एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर देखें तो यहाँ पे हाइपोसिक्रीशन में एंडोथैल्मिक ग्वाइटर। ठीक है, तो सिंपली बोले तो हाइपोसिक्रीशन यानी कम सिक्रीट होगा तो बच्चों में क्रिटिनिज्म, बूढ़ों में मिक्सोडीमा और ग्वाइटर डिजीज हो जाएगा, जिसको एंडोथैल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं। और अगर ज्यादा हो जाएगा
तो ये क्या ग्रेव्स डिजीज कहलाएगा। और ये ग्रेव्स डिजीज होने का कारण है वो जो ऑर्गेनिज्म वो काफ़ी लंबा होगा और वो थोड़ा सा जियान टाइप का दिखेगा, भयानक दिख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए थायराइड का वो लोग अपना मेंटेन रखिएगा। आप लोग का थायराइड निकाले थे, वापस एज सलामत हम सेट कर देते हैं। अब आप लोग जाओ।